हेलो एवरीवन, माय नेम इज रोशन चौधरी। आज का हमारा टॉपिक है वर्ब। देखिए, वर्ब का मतलब होता है, वर्ब को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? क्रिया। हम कोई भी सेंटेंस लिखते हैं, सेंटेंस के अंदर हमारी तीन चीजें जरूरी होती हैं, जिसमें से एक होता है आपका सब्जेक्ट, एक होता है वर्ब और एक होता है ऑब्जेक्ट। अब वर्ब को अगर हम समझने की कोशिश करें तो वर्ब को हम कई तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि वर्ब को अलग अलग कैटेगरी अगर हम बांटने की कोशिश करें अलग कैटेगरी में, तो वर्ब को हम कई तरीके की कैटेगरी में बांट सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आज जो हम वर्ब के बारे में पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे कि फाइनाइट वर्ब्स किसे कहते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब्स किसे कहते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब्स और इंट्रांजिटिव वर्ब्स। तो आज हम इन चारों चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फाइनाइट वर्ब्स के बारे में। तो फाइनाइट वर्ब्स किसे कहते हैं? फाइनाइट वर्ब्स हम ऐसे वर्ब्स को कहते हैं जो सब्जेक्ट के हिसाब से या टेंस के हिसाब से अपनी फॉर्म को चेंज कर लेते हैं। अपनी फॉर्म को चेंज करने का क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लिख के आपको समझाता हूँ। जैसे कि एग्जांपल लिखता हूं मैं, आई वॉन्ट टू गो। दूसरा एग्जांपल लिखता हूं मैं, शी वॉन्ट्स टू गो, शी वॉन्ट्स टू गो। तीसरा एग्जांपल लिखता हूं मैं, दे, या फिर आई वॉन्टेड टू गो। अब इसमें आपको एक चीज दिखाई दे रही है कि यहाँ पर मैंने वॉन्ट वर्ब का इस्तेमाल मैंने यहाँ पर 3 बार किया है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर एक बार मैंने लिखा है वॉन्ट, एक बार मैंने लिखा है वॉन्ट्स और एक बार मैंने लिखा है वॉन्टेड। अब इसमें फर्क क्या है? सबसे पहली बात, यहाँ पर आपको दिख रहा है एक सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके बाद हमारा एक ही ऑब्जेक्ट है। इसको हम ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं, इसको हम वर्ब भी कह सकते हैं। अब इसके बारे में समझेंगे, क्योंकि ये नॉन फाइनाइट वर्ब्स है और वो कई प्रकार के होते हैं, तो उसके बारे में भी हम समझेंगे। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि इसमें अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई सब्जेक्ट आई है, इसके हिसाब से मैंने यहाँ पर वॉन्ट लिखा है, लेकिन जब मैंने सब्जेक्ट को चेंज किया, जब मैंने आई की जगह शी किया, तो ये वॉन्ट का वॉन्ट्स बन गया। अब ऐसा क्यों हुआ है? वॉन्ट में एस क्यों लगाया, पहले मैं आपको बता दूं, क्योंकि जो टेंस हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है तो हम वर्ब में एस या ईएस को पुट कर देते हैं। जब हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर आप कैसे याद रख सकते हैं? आई और वी फर्स्ट पर्सन, इन दोनों को फर्स्ट पर्सन बोलते हैं। यू इसको बोलते हैं सेकंड पर्सन। और सबसे बेहतरीन तरीका याद करने का कि इन तीनों को छोड़कर आप कोई सा भी सब्जेक्ट अगर लेते हैं तो वो सारे सब्जेक्ट अपने आप में थर्ड पर्सन के लाते हैं। फॉर एग्जांपल, ही, शी, इट, ही, शी, इट, दे, एनी नेम, एटसेट्रा। और भी बहुत सारे आप सब्जेक्ट ले सकते हैं। कहने का मतलब है इन तीनों को छोड़कर, आई, वी और यू, इन तीनों को छोड़कर कोई सा भी सब्जेक्ट हो वो सारे अपने आप में थर्ड पर्सन होते हैं। तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब में एस या एस कब लगाते हैं? जब हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन भी होता है और सिंगुलर भी। तो यहाँ पर जब मैंने शी का यूज किया तो अपने आप में ये थर्ड पर्सन भी है और सिंगुलर भी है, तो मैंने वर्ब में लगा दिया एस। यानी कि आपने ये देखा कि जब सब्जेक्ट हमारा आई है तो यहाँ पर वॉन्ट है, लेकिन जब सब्जेक्ट चेंज हुआ तो इस वॉन्ट ने अपनी फॉर्म को चेंज कर लिया। यहीं पर अगर मैं आई की जगह शी पुट कर देता हूं तो आप कह सकते हो प्रेजेंट डेफिनेट है, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा? वॉन्ट्स, शी वॉन्ट्स बन जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जो वॉन्ट है ये अपनी फॉर्म को चेंज करेगा। अगर मैं इसमें टेंस में चेंज करता हूं, जैसे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, अब यहाँ पर आप देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट का एक एग्जांपल भी मैंने लिखा है, जिसमें सब्जेक्ट आपको दिख रहा है, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो ये पास्ट इंडेफिनिट होता है। तो जब मैंने पास्ट इंडेफिनिट में लिखा, अब चलिए यहाँ पर तो सब्जेक्ट अलग अलग है, इसलिए वर्ब ने अपनी फॉर्म को चेंज किया, लेकिन इन दोनों में तो सब्जेक्ट भी सेम है, आई और आई। उसके बावजूद यहाँ पर वॉन्ट का वॉन्टेड हुआ। क्यों हुआ? उसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पर जो टेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है और यहाँ पर जो टेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट है। तो मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ पर जो मैंने लिखा है वॉन्ट, तीनों में ये वॉन्ट अपनी फॉर्म को बार बार क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है। या तो सब्जेक्ट को देखकर चेंज कर रहा है या तो वर्ब को देखकर चेंज कर रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि इन तीनों के अंदर जो मैंने वॉन्ट लिखा है ये अपने आप में क्या है? सारे के सारे फाइनाइट वर्ब्स, यानी कि जो अपनी फॉर्म को चेंज कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट और अकॉर्डिंग टू द टेंस, दे आर कॉल्ड फाइनाइट वर्ब्स। अब बात करते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स की। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो तीनों के अंदर मैंने एक और चीज लिखी है, टू गो, टू गो, टू गो। यहाँ पर सब्जेक्ट आई है फिर भी टू गो, यहाँ पर सब्जेक्ट शी है फिर भी टू गो, यहाँ पर सब्जेक्ट सेम है लेकिन टेंस अलग है उसके बावजूद भी टू गो। यानी कि आपने क्या देखा कि जो टू गो है इसमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं आया, ना तो सब्जेक्ट को देखकर ना ही टेंस को देखकर। तो यहाँ पर जो टू गो है इसको हम क्या बोलेंगे?
नॉन फाइनाइट वर्ब्स, यानी कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स ऐसे वर्ब्स होते हैं जो ना तो सब्जेक्ट और ना ही टेंस को देखकर अपनी फॉर्म में किसी प्रकार का बदलाव नहीं करते। तो अभी हमने क्या देखा फाइनाइट वर्ब्स के बारे में और नॉन फाइनाइट वर्ब्स के बारे में। अब हम नॉन फाइनाइट वर्ब्स की अलग अलग कैटेगरी के बारे में बात करेंगे। तो जैसा मैंने आपको बताया नॉन फाइनाइट वर्ब्स ऐसे वर्ब्स होते हैं जो अपनी फॉर्म को चेंज नहीं करते, ना तो सब्जेक्ट को देखकर ना ही वर्ब्स को देखकर, यानी कि वो सेम रहते हैं। तो मैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स को तीन कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर सकता हूँ। एक होता है इंफिनिटिव जिसको हम बोलते हैं टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एक होता है जेरेंड जिसको हम बोलते हैं V1 यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। और एक होता है पार्टिसिपल, V1 प्लस आईएनजी भी पार्टिसिपल होता है, या वर्ब में जब हम ईडी en एटसेट्रा ऐड कर देते हैं तो उसको भी हम बोलते हैं पार्टिसिपल। अब इसको भी हम कितने प्रकार से समझ सकते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि सबसे पहले बात करते हैं इन्फिनिटिव की। इन्फिनिटिव, अब मैं इन्फिनिटिव को भी दो तरीके से कैटेगराइज कर सकता हूं। एक होता है इन्फिनिटिव यानी कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसे बोलते हैं टू इन्फिनिटिव। क्या बोलते हैं? टू इन्फिनिटिव। और एक होता है विदाउट टू, विदाउट टू जिसको हम बोलते हैं बेर इन्फिनिटिव, बेर इन्फिनिटिव। इन दोनों में फर्क समझते हैं कि फर्क क्या होता है दोनों में। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल यहां पर लेता हूं। और एक और बात याद रखिएगा इन्फिनिटिव का कि इसका यूज हम एज ए नाउन भी करते हैं और इसका यूज हम एज अ वर्ब भी करते हैं। एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ही लाइक्स टू प्ले फुटबॉल, ही लाइक्स टू प्ले फुटबॉल। यहां पर मैंने एक सेंटेंस लिखा ही लाइक्स टू प्ले फुटबॉल यानी कि उसे फुटबॉल खेलना पसंद है या फुटबॉल खेलना पसंद करता है कह सकते हैं। तो यहां पर आपको दिख रहा है टू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए ये जो टू प्ले है ये फाइनाइट वर्ब है या नॉन फाइनाइट वर्ब है, तो आप ये देखेंगे कि क्या ये अपनी फॉर्म को चेंज करेगा अगर मैं सब्जेक्ट में चेंज करूं या अगर मैं टेंस में चेंज करूं। तो आप यहां पर देखोगे अगर मैं इसकी जगह अगर मैं कर देता हूं आई, आपको दिख रहा है वर्ब में एस लग रहा है यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर बनाया मैंने इसको। तो जब मैं यहां पर आई करूंगा तो यहां पर वर्ब में एस क्यों लग रहा है? क्योंकि यहां पर थर्ड पर्सन सिंगुलर है, अभी मैंने आपको बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगता है। लेकिन जब मैं आई करता हूं तो ये फर्स्ट पर्सन बन जाएगा, तो लाइक्स का क्या बन जाएगा? लाइक, आई लाइक। लेकिन क्या टू प्ले में कोई फर्क आएगा? नहीं आएगा। आई लाइक टू प्ले एज इट इज, यानी कि आप चाहे टेंस में चेंज कर लो, आप चाहे सब्जेक्ट में चेंज कर लो, इस टू प्ले में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये अपनी फॉर्म को चेंज नहीं करेगा, यानी कि एज इट इज रहेगा। तो मैं कह सकता हूं यहां पर जो टू प्ले है ये क्या है? एक नॉन फाइनाइट वर्ब। अब मैं आपसे पूछूं नॉन फाइनाइट वर्ब के अंदर इन तीनों में से क्या है, तो आप कहोगे इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव है। अब मैं आपसे पूछूं इन्फिनिटिव में दो चीजें मैंने आपको बताई, एक टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एक विदाउट टू। तो आप कहोगे ये तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यानी कि क्या है ये? टू इन्फिनिटिव। क्या है ये? टू इन्फिनिटिव। इतना आपको समझ में आ रहा है? अब मैंने आपको बताया कि इन्फिनिटिव का यूज हम एज ए नाउन भी करते हैं और एज अ वर्ब भी करते हैं। तो मैं इसी एक एग्जांपल में आपको दोनों समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे ही लाइक्स, वह पसंद करता है, तो ये भी एक वर्ब है आपको पता है, लेकिन ये कैसा वर्ब है? फाइनाइट वर्ब, क्योंकि अपनी फॉर्म को चेंज कर लेगा जब मैं सब्जेक्ट को चेंज करूंगा, तो ये फाइनाइट वर्ब है। अगर मैं इसको वर्ब मानता हूं, ही लाइक्स, वो पसंद करता है, तो क्या पसंद करता है? टू प्ले, खेलना। आप थोड़ी देर के लिए फुटबॉल को भूल जाइए, ही लाइक्स टू प्ले, वह खेलना पसंद करता है, तो वह पसंद करता है ये सब्जेक्ट है, और लाइक ये क्या है? वर्ब है। ही लाइक्स, वो पसंद करता है, लेकिन क्या पसंद करता है? टू प्ले, खेलना। यानी कि मैं कह सकता हूं कि ये मेरे सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बन जाएगा अगर मैं फुटबॉल को स्किप कर देता हूं। किसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा? इस वर्ब का, लाइक्स का बन सकता है। तो अगर ये ऑब्जेक्ट है तो अब यहां पर ये वर्ब का काम न करके क्या बन जाएगा? नाउन, नाउन बन जाएगा। क्योंकि ये जो टू प्ले है अगर मैं इसको वर्ब मानता हूं तो जो टू प्ले है ये ऑटोमेटिकली इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा, क्योंकि ही लाइक्स क्या पसंद करता है? टू प्ले, खेलना। तो ये क्या कर रहा है? इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि पसंद करता है, लेकिन क्या? खेलना। तो यहां पर जो टू प्ले है ये क्या बन गया? ऑब्जेक्ट। अगर मैं फुटबॉल को स्किप कर देता हूं, ऑब्जेक्ट बन गया, तो क्या बन गया? नाउन। तो मैंने आपको बताया दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं नाउन के रूप में। अब अगर हम वर्ब की बात करें, अगर हम फुटबॉल को ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, ही लाइक्स, वह पसंद करता है, खेलना, क्या खेलना? फुटबॉल। तो अब ये जो फुटबॉल है ये किसका ऑब्जेक्ट बन गया? टू प्ले का, कि भाई खेलना पसंद करता है, लेकिन क्या खेलना? फुटबॉल खेलना। तो ये फुटबॉल किसका ऑब्जेक्ट है? इसका। तो अगर ये इसका ऑब्जेक्ट बन गया तो मैं कह सकता हूं टू प्ले जो यहाँ पर वर्ब का भी काम कर रहा है। यानी कि मैंने एक ही सेंटेंस के अंदर आपको दोनों चीजें बताई कि जो टू प्ले है ये अपने आप में यहाँ पर नाउन का भी काम कर रहा है और वर्ब का भी काम कर रहा है। अगर मैं अलग अलग आपको समझाने की कोशिश करूं तो आप देखेंगे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैं एक एग्जांपल लेता हूं, टू वॉक
इन द मॉर्निंग इज गुड फॉर हेल्थ। यहां पर मैंने टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया, यानी कि आप कहेंगे कि ये इन्फिनिटिव है। अच्छी बात है, इन्फिनिटिव है। कौन सा इन्फिनिटिव है? टू इन्फिनिटिव है, क्योंकि यहां पर टू आ रहा है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो मैंने यहां पर लिखा है, लेकिन आप मुझे बताइए कि यहां इस सेंटेंस के अंदर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये नाउन का काम कर रहा है या वर्ब का काम कर रहा है? तो आप कहेंगे ये वर्ब का काम तो तभी करता ना जब इसके लिए कोई सब्जेक्ट होता, क्योंकि वर्ब कौन करता है? सब्जेक्ट करता है। यहां पर तो कोई सब्जेक्ट ही नहीं है, ना ये किसी काम को बता रहा है। मैंने तो एक स्टेटमेंट लिखी है, टू वॉक इन द मॉर्निंग, कि सुबह के समय चलना इज गुड फॉर हेल्थ, हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो मैंने किसी काम को तो नहीं बताया, मैंने तो एक स्टेटमेंट बोली है, ये किसी के काम को तो शो नहीं कर रहा, एक जनरल स्टेटमेंट है। तो क्या यहाँ पर ये वर्ब है? नहीं है। यहाँ पर ये क्या कहलाएगा? नाउन। तो आपको शायद समझ में आ गया होगा कि जो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इसको मैं एज ए नाउन यूज कर सकता हूँ। और वर्ब का एग्जांपल तो मैंने आपको दे दिया, यहाँ पर ये वर्ब का काम भी कर रहा है, दोनों काम करता है यहाँ पर ये। अब हम बात करते हैं बेयर इन्फिनिटिव, यानी कि विदाउट टू। बेयर इन्फिनिटिव्स क्या होते हैं? एक बेयर इन्फिनिटिव ऐसे इन्फिनिटिव होते हैं जो ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन इसका यूज अलग तरीके से होता है, यानी कि आप उसमें चेंज नहीं कर सकते उसकी फॉर्म में, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? नॉन फाइनाइट। इन्फिनिटिव भी क्या है? नॉन फाइनाइट। फॉर एग्जांपल, he does not let me study. He does not let me study. वह मुझे पढ़ने नहीं देता है। He does not let me study. आप यहां पर देखिए, यहां पर जो स्टडी लिखा है मैंने, वर्ब है यहां पर, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है स्टडी। अगर मैं यहां पर मी की जगह हिम भी कर दूं, लेट हिम स्टडी, तो क्या स्टडी में कोई चेंज आया? नहीं आया। अगर मैं लेट के बाद अस कर देता हूं तो क्या स्टडी में कोई चेंज आया? नहीं आया। अगर मैं लेट के बाद हर कर देता हूं तो क्या स्टडी में कोई चेंज आया? नहीं आया। कहने का मतलब ये है कि अगर आप यहां पर सब्जेक्ट में कोई भी बदलाव करेंगे तो स्टडी के अंदर तो कोई फर्क आया नहीं। यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं, बताइए यहां पर जो स्टडी है वो फाइनाइट है या नॉन फाइनाइट है? आप कहेंगे नॉन फाइनाइट है, क्योंकि इसके अंदर कोई फॉर्म में चेंज नहीं आ रहा। अब नॉन फाइनाइट के अंदर अगर आपसे पूछूं तीनों में से क्या है, तो आप कहेंगे जेरेंट तो ये है नहीं, क्योंकि जेरेंट का मतलब वी1 प्लस आईएनजी होता है, पार्टिसिपल भी नहीं है ये, तो ये इन्फिनिटिव हो सकता है। तो इन्फिनिटिव दो प्रकार के होते हैं, एक टू इन्फिनिटिव और एक बेयर इन्फिनिटिव। तो ये बेयर इन्फिनिटिव है, क्योंकि आप यहां पर देखो इससे पहले टू का ऐसे यूज मैंने नहीं किया, तो इसको हम यहां पर क्या बोलेंगे? बेयर इन्फिनिटिव। जैसे कि हम बोल सकते हैं लेट मी प्ले। अब यहां पर जो प्ले लिखा है मैंने, अगर मैं यहां पर मी की जगह हर कर दूं, लेट हर प्ले, प्ले में कोई चेंज नहीं आया। अगर मैं यहां पर हिम कर दूं, लेट हिम प्ले, प्ले में कोई चेंज नहीं आया। तो यहां पर प्ले भी क्या है? नॉन फाइनाइट के अंदर इन्फिनिटिव, और इन्फिनिटिव में कौन सा इन्फिनिटिव? बेयर इन्फिनिटिव। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया हो। अब हम बात करेंगे जेरेंट। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास में जो हमने पढ़ा वो आपको अच्छे से समझ में आया हो। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप बार बार वीडियो को रिपीट करके देखिए, आई होप आपको समझ में आएगा। बाकी की जो बची हुई चीजें, अभी वर्ब में बहुत सारी चीजें जैसे कि जेरेंट है, पार्टिसिपल है, अभी स्टैटिक वर्ब्स पढ़ेंगे, हेल्पिंग वर्ब्स पढ़ेंगे, अभी बहुत सारी चीजें हैं जो हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगले पार्ट में जरूर आइए। थैंक यू।